हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। ये हमारी एक खास सीरीज है। इस सीरीज के अंतर्गत हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओए एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और ये सारे के सारे जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं ये कंपोनेंट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो आज बारी है जनरल मेंटल एबिलिटी की और पेपर है ईओएओ 2023। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको एक क्लियर कट आइडिया मिलेगा कि यार जो लास्ट एग्जाम हुआ था ईओएओ का उसमें किस टाइप के क्वेश्चन जनरल मेंटल एबिलिटी वाले सेक्शन से आए थे, और ये आपको हेल्प करेगा उसी लेवल पे प्रिपेयर करने के लिए। दोस्तों, जनरल मेंटल एबिलिटी एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपकी सिलेक्शन में एक बड़ा अहम रोल अदा करेगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट ईयर इस वाले सेक्शन से 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में, जो कि बहुत बहुत मतलब एक अच्छा वेटेज है अगर आपको सेलेक्ट होना है तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। एक कोशिश और करिएगा कि कॉपी पेन साथ में रखिए, सो दैट आप ये भी चेक कर पाएं कि आपकी प्रिपरेशन क्या उस लेवल की है जितना पेपर में एग्जाम में लेवल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आए वन बाय वन वीडियो को पॉज करके आप पहले उसे ट्राई करें, फिर मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करें। ठीक है, अच्छा लगेगा। और सेशन को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी ये सेशन पहुंच पाए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, चलो एक खूबसूरत सी इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को शुरू करेंगे कि अगर आप इस बार का ईपीएफओ, एपीएफसी या ईओए एग्जाम टारगेट कर रहे हैं और आपको इस एग्जाम के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं है उस टाइप की जैसी होनी चाहिए, थोड़ा व्यवस्थित तरीके से, जैसे आपके पास डिटेल्ड सिलेबस नहीं है, जैसे आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है पूरे के पूरे, मैं इस सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है, तो ये सब हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको एक गाइड बुक के थ्रू। और ये गाइड बुक एब्सोल्युटली फ्री है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वो गाइड बुक डाउनलोड करके अपनी जर्नी को थोड़ा और स्मूथ बना लेना है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाओ और डाउनलोड जरूर कर लो। ठीक है, चलो शुरू कर रहे हैं आज के पहले सवाल के साथ। तो कॉपी पेन उठा लीजिएगा प्लीज, आप भी साथ साथ सोल्व करें, वीडियो पॉज करके सोल्व करें। ठीक है, देखो क्या पहला क्वेश्चन। द 8 digit number 789459XY is divisible by 88 where x and y are digit, तो what are the possible values of x and y। देखो दोस्तों, जब भी हमारे ना बेसिक डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, ठीक है, बेसिक डिविजिबिलिटी रूल, ये मैंने आपको पहले बहुत सारी वीडियोज इसी चैनल पे डाली हुई है, वहां बताए हुए हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11। अगर आपको इन सब के रूल पता है ना कि ये कोई नंबर इन सब से कब डिवाइड होता है, तो आप फिर ये वाला रूल भी बहुत आराम से लगा सकते हो। ठीक है, यहां तो ज्यादा दिक्कत है ही नहीं, आपको ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 88 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 88 को अगर मैं ब्रेक करूं तो 8 into 11। ठीक है, क्या हो गया भाई, 8 into 11। अब यहां से चेक कर लो, अगर ये नंबर 8 और 11 दोनों से डिवाइड हो गया तो मतलब ये पूरा नंबर 88 से डिवाइड हो जाएगा। अब मैं इस नंबर को उठाता हूं 789,459XY। ठीक है, सबसे पहले 11, 11 का रूल क्या कहता है, 11 का रूल ये होता है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑन ओड प्लेसेस। ठीक है, जैसे 7, 9, 5 और x, 7 + 9 + 5 + x माइनस द सम ऑन डिजिट ऑन इवन प्लेसेस, 8 + 4 + 9 + y। ठीक है, अगर ये 0 या 11 का मल्टीपल आता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, तो दैट मीन्स ये 11 से डिवाइड हो रहा है। अब देखो 7 + 9 16 + 5 21 + x, 12 + 9 21 - y, दैट इज तो 21 - 21, तो x - y ये 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, अब मैं बाय ऑप्शन जाता हूं, देखो पहला ऑप्शन 1 और 2, इनका डिफरेंस तो 0 या 11 का मल्टीपल नहीं आएगा, यहां से आ सकता है, यहां से नहीं आएगा, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गई। अब 8 कैसे चेक करूंगा, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट चेक कर लो, तो लास्ट की 3 डिजिट इस नंबर की 9XY है। अब यहां से उठा के मैं वैल्यू ये 2 और 2 अगर यहां रखूं तो क्या ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 8 से गया 1, फिर कितना बचेगा, फिर देखो भाई 12 हो गया, तो फिर 1, फिर नहीं नहीं, तो ये नहीं, तो यही नंबर बचेगा आपका, क्योंकि 944 ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 से गया 1, फिर 14 हो गया, 8 से गया 1, 8 8 जा। ठीक है, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो कभी भी बड़े नंबर कभी भी दे दे, वो आप उनको इन बेसिक डिविजिबिलिटी रूल में ब्रेक कर लिया करो, मुश्किल नहीं आएगी कभी भी, देगा वो हमेशा चेंज करके देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कोशिश करिए आप भी पहले सोल्व करने की, वीडियो पॉज करके सोल्व किया करो।
इफ x इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 24 एंड 30, तो दैट मीन्स x क्या है, स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर एलसीएम ऑफ 24 एंड 30। x क्या होगा, LCM of 24 and 30, whereas y is the largest natural number that divide both 36 and 100, तो that means y क्या होगा, HCF of 36 and 100। ठीक है, मतलब नेचुरल लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। लीस्ट स्मॉलेस्ट का मतलब लीस्ट नंबर इज डिविजिबल बाय, दैट मीन्स एलसीएम की बात कर रहा है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों का एलसीएम लूं तो 120 आएगा। अगर इन दोनों का एचसीएफ लूं, नहीं भी लेना आता तो बड़ा नंबर अंदर रख दो, छोटे नंबर से डिवाइड करो। 36 टू जा 28, फिर 36 अंदर जाएगा, फिर बच गया 8, फिर 28 अंदर जाएगा, 8 3 जा 24, फिर बच गया 4, फिर 8 अंदर जाएगा, 4 2 जा 8। ठीक है, तो जो लास्ट बचेगा वही आपका क्या होगा, लास्ट डिवाइजर इज द एचसीएफ। तो अब x माइनस वाई पूछ रहा है, तो 120 माइनस 4 दैट इज 116। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है भाई सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिजिट इन द प्लेस ऑफ 2 की पावर 2 की पावर 100। यूनिट डिजिट निकालना है आपको। देखो मैंने एक चीज हमेशा बताई है आपको कि जब भी हमें पहली तो ये फर्क महसूस करो कि अगर मैं लिखूं 2 की पावर 2 की पावर 3 और मैं लिखूं 2 की पावर 2 की पावर 3, इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इसका मतलब है ये 2 की पावर 3 16 होगा यानी 8 है, और इसका मतलब है ये 2 की पावर 2 3 जा 6 है। समझ गए ना, दैट मीन्स 2 की पावर 6, दैट मीन्स 2 की पावर 8। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा 2 की पावर 2 की पावर 100, पहले मैं इसको सोल्व करूंगा। अगर मुझे यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट का रूल आप जानते हो। ठीक है, अगर मैं 2 की पावर 100, तो इसका मतलब ये है ना कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 100 टाइम्स आएगा भाई। बोलो आएगा। और मैंने आपको एक रूल बता रखा है कि जब भी ये बेस जो होता है ना, ये बेस, अगर बेस का यूनिट डिजिट 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो आप पावर जो मर्जी दे रखी हो, यूनिट डिजिट हमेशा सेम होता है। लेकिन अगर ये बेस का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 9 और 4 ये है, तो आप पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करते हो। अगर रिमाइंडर 1 आया तो बेस की पावर भी 1 ले लेनी है, रिमाइंडर 2 आया तो बेस की पावर 2 लेंगे, रिमाइंडर 3 आया तो बेस की पावर 3 लेंगे, और रिमाइंडर अगर 0 आया तो बेस की पावर 4 लेंगे। तो यहां तो ये जो सारी वैल्यूज हैं ये तो 4 से डिवाइड हो ही जाएगी, तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो इस 2 की पावर 4 लेंगे, और 2 की पावर 4 का मतलब 16, तो लास्ट डिजिट क्या बना, 6। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी। बट इतना ध्यान रखो, देखो यहां मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, हमारा पर्पज इस तरह की एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपको हमारे इसी चैनल पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी ईपीएफओ की, जहां हमने ये पढ़ा रखे हैं कंसेप्ट, तो आप उनको भी जरूर देखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बहुत आराम से नहीं बताया है मैंने, थोड़ा जल्दबाजी में बताया, क्योंकि एक एक घंटा तो नहीं लगा पाएंगे एक क्वेश्चन पे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए रनर कंप्लीटेड अ 40 किलोमीटर रेस इन 3 आवर्स। She changed her speed after completing each quarter of the distance such that the proportion of the speed in the first, second, third and the fourth quarter is given by this. तो in how much time then approximately did she complete the last quarter? 4 क्वार्टर है, 1 2 3 4। तो हर एक क्वार्टर में डिस्टेंस कितना होगा, 10 किलोमीटर, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस होगा भाई। यहां भी 10 किलोमीटर, यहां भी 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहां भी 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन जो स्पीड है, स्पीड वो 2:3:4:5 में है। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू किसके, मतलब टोटल जो टाइम लगा है, अगर मैं टाइम निकालूं तो टाइम कैसे आएगा। अब अगर यहां से टाइम निकालूं तो 10/2 5, यहां 10/3, यहां से टाइम क्या होगा 10/4, यहां से क्या होगा 10/5। तो ये 5 प्लस 10/3 प्लस 10/4 प्लस 10/5 यानी कि 2, ये भी 5 से गया 2। अगर इनको पूरे को सोल्व करें, ये टोटल टाइम 3 आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 3 6 से मल्टीप्लाई कर दें सबको, दोनों तरफ अगर एलसीएम ले लो, ये लो 6, तो ये 5 6 जा 30,
ये 3 2 जा 20, ये 2 3 जा 15 और ये 2 3 जा, तो ये बन गया भाई कितना, देखो ना कितना बनेगा, 3 3 5 जा 1 6 2 जा 12 होगा, तो ये बनेगा 3077/6 यूनिट की वैल्यू है 3 आवर्स। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू किसके, 3/77 इंटू 6 के, और उसे लास्ट क्वार्टर में टाइम लग रहा है 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, 3/77 इंटू 6 इंटू 2, क्योंकि 1 यूनिट इज इक्वल टू दिस, तो 2 यूनिट इज इंटू 2। इतने आवर्स आगे, ये इतने आवर्स आगे। तो अब ये कटेगा क्या किसी से, अगर नहीं कट रहा तो फिर मल्टीप्लाई, मिनट्स में दे रखा है तो मिनट्स में चेंज करूं तो इंटू 60 और कर दो भाई। ठीक है, ये 1 यूनिट था, फिर 2 यूनिट, और फिर मिनट्स में चेंज करने के लिए 60, क्योंकि ये सारा आवर्स में लिया था हमने। ठीक है, तो ये बन गया 6 6 36 और 36 दूनी 72, 2160। और अगर इसको मैं 77 से डिवाइड करूं, पहले 2 से गया 154, ये 2 बचेगा 60, फिर 8 से जाएगा, 8 7 जा 56 5, 56 11, तो लगभग 28 मिनट आएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो पॉज करके शांति से थोड़ा आप भी सोल्व करने की कोशिश करें। देखो क्या कह रहा है, इफ देर आर इनफ coins of denomination ₹1, ₹2 and ₹5, then in how many ways can one pay ₹10? कि 1 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है, 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं। अगर किसी को 10 रुपए की पेमेंट करनी हो तो कितने तरीके से कर सकता है? देखो हमेशा ऐसे जो सबसे बड़ा नोट होता है ना उसे एज्यूम किया करो, जिसको ये पोजीशन फिक्स करनी आएगी उसका सवाल नहीं फंसेगा। अगर मैं बोलूं कि 5 का नोट उसके पास है ही नहीं, ऐसे हो सकता है, ठीक है, कि 5 का नोट देयर आर इनफ कोइन है कि है ही नहीं, 5 का नोट नहीं है और 2 का नोट भी नहीं है, तो वो सारी की सारी पेमेंट 10 रुपीज, 1 रुपए के 10 कोइन से कर सकता है, कर सकता है। अब ये फिक्स है कि 5 का नोट नहीं है और 10 का अगर उसके पास 1 है तो फिर 1 रुपीज के 8 सिक्के वो दे सकता है। अगर ये 0 है तो हो सकता है कि 2 रुपीज के 2 कोइंस हो, तो यहां वो 6 कोइंस दे देगा। अगर इसके पास 3 कोइंस हैं ₹2 के तो यहाँ 4 दे देगा। अगर उसके पास 4 कोइंस है तो यहाँ 2 दे देगा। अगर उसके पास 5 कोइंस है तो यहाँ कोई भी नहीं देगा। समझ रहे हो? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब ऐसा हो सकता है कि उसके पास 5 का 1 कोइन हो और 2 का 1 भी ना हो, तो वो ₹1 के 5 कोइंस दे सकता है। अगर 5 का 1 कोइन है और 2 का 1 कोइन है तो यहाँ 3 दे सकता है। इसका 1 कोइन है, इसके 2 है, तो यहाँ पे 1 ही दे पाएगा वो। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि 5 के 2 कोइंस हो तो यहां उसे 1 भी पे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 5 के कोइन से काम चल जाएगा। तो कितने वेज से वो पे कर सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 10 तरीके से वो ये पेमेंट कर सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। A train of length 400 meter takes 15 seconds to cross a train of length 300 meter traveling at 60 km per hour from the opposite direction along a parallel track. तो what is the speed of the longer train in किलोमीटर पर आवर? मैंने कहा कि longer ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस क्या होता है? दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड हो जाती है। तो पहली ट्रेन 400 मीटर, दूसरी ट्रेन 300 मीटर, तो जो डिस्टेंस है दैट इज 700 मीटर। अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन हो तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है? दोनों की स्पीड का सम। तो एक की 60 है, दूसरी की x है, और इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। और टाइम कितना लग रहा है क्रॉस करने में? 15 सेकेंड। तो भैया डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। बस सिंपल था। अब ये देखो 3 से कटेगा 5, 3 से कट गया 6, ठीक है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ये 5 इंटू 5 25, 6 जा 1500 प्लस 25x दैट इज इक्वल टू 4200। तो 25x इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस होगा तो 2700। तो x की वैल्यू इज 2700/25, तो इट बिकम्स 25 से गया 1, फिर बचा 20 0 फिर 8, तो x की वैल्यू 108। मतलब जो सेकंड लॉन्गर ट्रेन है उसकी स्पीड क्या होगी? 108 किलोमीटर पर आवर।
सिंपल रूल है, मैं बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको समझ भी आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो भाई क्या कह रहा है, आप भी ट्राई करते रहें आराम से। देर इज अ वाटर टैंक इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक क्या है, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है, ठीक है, इस तरीके का वाटर टैंक है, समझ पा रहे हो, ऑफ हाइट 1.1, ये जो हाइट है ये 1.1 मीटर है हाइट, एंड स्क्वायर बेस, स्क्वायर बेस का मतलब है ये साइड और ये साइड, ये साइड, ये साइड सारी इक्वल है, तो ये साइड भी 2, ये साइड भी 2 मीटर में, 2 मीटर और 2 मीटर। इफ ए फुल टैंक ऑफ वाटर इज ड्रेन्ड आउट कंप्लीटली इन ए लॉन्ग पाइप, तो जो पाइप होगी वो इस तरीके की होगी भाई, इस पाइप में कंप्लीटली आ रहा है, टू ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। अब इस पाइप की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है रेडियस, अगर इसको मैं मीटर में बदलूं तो 1/100 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे, ये रेडियस है इस पाइप की। तो व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ दैट पाइप इन किलोमीटर टू होल्ड द एंटायर, मान लीजिए इसकी लेंथ जो है वो h है, तो भैया इसकी वॉल्यूम सारी इसकी वॉल्यूम में समा जाएगी, सिंपल सी चीज है, यहां से पानी ड्रेन होके इस पाइप में जाएगा तो ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम में समा गई, तो इसकी वॉल्यूम क्या, जो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड होता है, ठीक है, इसकी वॉल्यूम क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच, इसकी वॉल्यूम ये होगी, और दैट इज इक्वल टू ये सारा इसमें जाएगा तो इसकी वॉल्यूम के बराबर होगी, इसकी वॉल्यूम क्या, पाई, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, सिलेंडर के फॉर्म में है पाई आर स्क्वायर, आर कितना 1/100, और एच हमें निकालनी है। अब ये 1.1 के नाम का डेसिमल नीचे ले लो, अब ये 11 हो गया, 11 इंटू 2 22, ये 10 से 10, तो जो हाइट आ गई दैट इज ये 1000 इंटू 7000, और ये इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 14000 मीटर, ठीक है, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 14000 में कितने होंगे भाई, 14000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 14 किलोमीटर। तो यही हमें बताना है कि उसकी लेंथ कितनी होगी इन किलोमीटर, तो दैट इज 14 किलोमीटर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अगेन इजी सवाल है, क्या है, ए पर्सन बाइज 10 पेन्स एंड 8 पेंसिल्स फॉर 200, क्या है, 10 पेन है प्लस 8 पेंसिल है, और ये वो परचेज कर रहा है कितने में, 200 में। प्राइस ऑफ ईच पेन इज सेम एंड प्राइस ऑफ ईच पेंसिल इज सेम, तो जितने भी पेन खरीदे गए हैं वो सेम प्राइस पे, जितनी पेंसिल खरीदी गई हैं वो भी सेम प्राइस पे। अब क्या कह रहा है कि इफ ही कुड हैव बोट 5 पेन्स, अगर वो 5 पेन खरीदें एंड 24 पेंसिल्स खरीदें सेम टाइप की, तो वो भी सेम अमाउंट में आ जा रही है, तो ये भी 200 के इक्वल है। तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ ईच पेन, इन दोनों को पेंसिल को सेम कर लो, तो अगर इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30 पेन प्लस 24 पेंसिल का जो प्राइस होगा दैट इज 600, और ये 5 पेन और 24 पेंसिल का जो प्राइस है दैट इज 200, तो इसमें से इसको अगर माइनस कर दें तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 25 पेन का जो प्राइस है दैट इज 400 है, तो हर एक पेन का प्राइस क्या होगा भाई, 400/25, तो 16 रुपीज का पेन है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। पेंसिल पूछे तो यहां वैल्यू पुट कर दो वो भी आ जाता। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, देखो, ए स्कूल हैज 100 स्टूडेंट्स एंड एवरी स्टूडेंट प्लेज क्रिकेट और फुटबॉल और बोथ, ठीक है, 100 स्टूडेंट है, मैंने कहा ये एक डायग्राम बना लिया हमने, ये क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फुटबॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, टोटल जो स्टूडेंट है वो 100 है। अब वो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल, क्रिकेट खेलने वाले जो है वो फुटबॉल खेलने वालों का ट्वाइस है। ऑल्सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट मतलब ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला, ये जो है ये 3 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली फुटबॉल, इस वाले पार्ट का 3 टाइम्स, अगर ये x है तो ये पर्सन 3x है, मतलब ये वाले ओनली फुटबॉल, ये वाले ओनली क्रिकेट, तो दोनों खेलने वाले मान लीजिए y है, ऐसे भी तो होंगे ना जो दोनों खेलते हैं, वो मान लीजिए y नंबर ऑफ पर्सन है। अब क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल इज, मतलब y की वैल्यू निकालनी है आपको,
अब आप एक देखो, यहाँ क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं भाई, क्रिकेट खेलने वाले हैं 3x प्लस वाई, ये भी तो होंगे ना जो क्रिकेट के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, ओनली क्रिकेट प्लस जो क्रिकेट के साथ फुटबॉल। और फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, जो ओनली फुटबॉल प्लस जो साथ में क्रिकेट भी खेलते हैं, एक्स प्लस वाई। तो इसका ट्वाइस उसके बराबर है, तो 3x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये उधर जाके माइनस, ये उधर जाके माइनस, एक्स और वाई इक्वल आ गए। अगर एक्स और वाई इक्वल है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, 3x की बजाय 3y, ये y और ये x की जगह y, और टोटल जो है वो 100 ही था, सबको मिला के तो 100 ही है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20, 100/5। और दोनों खेलने वाले कितने हैं 20। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये डायग्राम से थोड़ा मैंने इसलिए समझाया क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा अगली बार, थोड़ा इसी तरीके से इसको चेंज करके दे देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ए बी एंड सी कैन इंडिविजुअली फिनिश अ जॉब इन 10, 15 एंड 6 डेज। ए किसी काम को 10 डेज में फिनिश कर सकता है, जो बी है वो 15 डेज लेता है, और जो सी है वो 6 डेज लेता है। ठीक है, तो मान लीजिए टोटल वर्क, इन तीनों का एलसीएम ले लो, मल्टीपल वैल्यू ले लो, आपकी मर्जी है कि वो 30 यूनिट है। तो ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे होगी, बी की 2 होगी 30/15, और सी की 30/6 यानी कि 5 होगी। इफ ऑल ऑफ दैम वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द जॉब। अगर तीनों मिलकर के काम करें तो कितना टाइम लेंगे भैया, टोटल वर्क है 30 यूनिट, और तीनों एक दिन में कितना करते हैं, ए करता है 3, बी करता है 2 और ये 5, तो 30/10। तो मतलब अगर तीनों मिलकर के काम करें तो उनको इस काम को करने में ओनली 3 डेज लगेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि पर्पज यहां पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस सेशन का पर्पज है टू शो दैट कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन वर देयर इन द लास्ट एग्जामिनेशन ऑफ ईपीएफओ ईओएओ, बस, सो दैट यू कैन प्रिपेयर ऑन दैट बेसिस कि हाँ यार ऐसा ऐसा आता है तो उसमें मैं ऐसे कर लूं। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ए डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स। एक डाइस को 2 टाइम, अब जब भी एक डाइस थ्रो होती है, ये डाइस है, इस डाइस के टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेसिस होते हैं। तो इस पे नंबर है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक ही डाइस को 2 बार थ्रो किया जा रहा है, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम। तो द नंबर ऑफ वेज दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन द फर्स्ट थ्रो, ये फर्स्ट थ्रो में जो नंबर होगा वो सेकेंड थ्रो से इज नॉट लेस है ऑन द सेकेंड थ्रो। अब एक बात बताओ, मान लीजिए इससे इस फर्स्ट थ्रो से 1 आया और सेकंड थ्रो से क्या आया 1, तो ये तो नहीं सेम हुए। फिर इस फर्स्ट थ्रो से 1 आया, ठीक है, चलो एक ही केस यहीं लिख लेते हैं क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर यहीं लिख देता हूं कि फर्स्ट थ्रो से 1 ही आ रहा है और सेकंड थ्रो से 1 आया, नोट लेस बोल रहा है, नोट लेस। अब यहां से 2 3 4 5 आया तो लेस हो जाएगा, ये तो गड़बड़ होगी। द नंबर अपीयरिंग ऑन द फर्स्ट थ्रो इज नॉट लेस देन ऑन द सेकंड थ्रो। भैया 1 1 में तो इक्वल हो गए, अगर यहां से 1 आया, यहां से 2 3 4 5 तो नहीं आ सकते ना, फिर तो लेस हो जाएगा। चलो अगर यहां से 2 आया फर्स्ट थ्रो से, तो यहां से अगर 1 आ जाए या 2 आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्स्ट थ्रो से अगर 3 आए तो हो सकता है कि यहां से 1 2 3 आ जाए, यहां से 4 आए तो यहां से हो सकता है कि 1 2 3 4 आ जाए, यहां से 5 आए तो यहां से 1 2 3 4 5 आ जाए, यहां से 6 आ जाए तो यहां से 1 2 3 4 5 6 आ जाए, तो एक बार भी कंडीशन हमारी ब्रेक नहीं होगी। तो ये कितने केसेज में होगा 1, ये कितने केसेज में 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अगर सबका सम करूं 1 2 3 3 6 10 15 तो 21 बार ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो 21 तरीके से ऐसा होगा कि फर्स्ट थ्रो का जो नंबर है दैट इज नॉट लेस देन द सेकेंड थ्रो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ए मैन वॉक्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन फॉर 5 किलोमीटर एंड देन वॉक्स इन द साउथ डायरेक्शन फॉर 4 किलोमीटर। इफ ही एंड्स अप इन द ईस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पोजीशन, तो हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। ये देखो थोड़े से ना नेचुरल स्वभाव वाले सवाल होते हैं। अब किसी बच्चे को ट्रिपलेट पता है, 5 4 3 होता है, ये लो भाई ट्रिपलेट होता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। अगर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस क्या हो, ये 3 4 ये 5 होता है। मतलब थोड़ा सा तैयारी करने वाला बच्चा समझ जाएगा 1 सेकंड में। अगर आपको इस पर्टिकुलर सवाल पे जाना है, सपोज वो यहां से चलना शुरू किया,
अब वो यहां आ रहा है फाइनली, अब उसने यहां से चलना शुरू किया, फाइनली ये उसका स्टार्ट पॉइंट है और ये उसका एंड पॉइंट है। लेकिन जो स्टार्ट और एंड पॉइंट है ये इसके ईस्ट में है, तो ईस्ट में तो तभी होगा भाई, समझ पा रहे हो ना। और ये यहां पे आया है तो यहां से चल के आया है साउथ की तरफ 4 किलोमीटर, तो दैट मीन्स ये यहां से चल के यहां गया होगा फिर 5 किलोमीटर, और तो कुछ बनेगा ही नहीं। भैया ईस्ट में कब आ सकता है, एंड में, तभी तो आ पाएगा। वो यही तो है ना कि 5 किलोमीटर किसी डायरेक्शन में गया, फिर साउथ की तरफ 4 गया, और ये पॉइंट इसके ईस्ट में है, ये तो तभी होगा। तो अगर ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इजी सवाल था बहुत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एन आइस क्यूब विद 10 सेंटीमीटर साइड इज डिवाइडेड इनटू 8 स्मॉलर क्यूब्स, 8 स्मॉलर क्यूब्स ईच विद सेम साइड। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट। ठीक है, अब भाई एक एक क्यूब है, अब क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, क्यूब की जो वॉल्यूम होगी 10, 10 का क्यूब यानी 1000। अब इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 1000 बाई 8, तो हर एक क्यूब 125 सेंटीमीटर क्यूब कैरी करेगा जी। जो ये स्मॉलर क्यूब है, हर एक स्मॉलर क्यूब की जो वॉल्यूम होगी भाई, टोटल 1000 इसी 8 पार्ट में डिवाइड कर दी, तो वॉल्यूम पे तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अब ये जो क्यूब है, इस क्यूब की साइड 10 है, लेकिन जो ये स्मॉलर क्यूब आएंगे इनकी साइड तो 5 होगी, क्योंकि अगर हर एक स्मॉलर क्यूब की वॉल्यूम 125 है, तो ए क्यूब 125, तो ए कितना होगा 5, तो ए 5 हो गया। अब अगर मैं सरफेस एरिया निकालूं, सरफेस एरिया, अब जो सरफेस एरिया होता है किसी भी क्यूब का वो 6a स्क्वायर होता है, क्योंकि 6 क्या होते हैं, 6 स्क्वायर होते हैं, 6 इक्वली एवरी साइड ऑफ ए क्यूब इज लुक लाइक अ स्क्वायर, तो 6 का एरिया 6 स्क्वायर, तो इसका एरिया हो गया सरफेस एरिया 6 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 600 होगा। लेकिन यहां से एक का एक स्मॉलर क्यूब का एरिया 6 इंटू ए स्क्वायर 5 स्क्वायर, यानी 25 150 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एक का, और टोटल 8 है तो इंटू 8, तो ये 1200 हो जाएगा इनका एरिया, सरफेस एरिया। तो दिए गए ऑप्शंस में ये वाला करेक्ट है कि टोटल वॉल्यूम विल रिमेन द सेम एंड टोटल सरफेस एरिया विल इंक्रीज। समझ रहे हो। अब भाई कट जाएंगे ना, बीच में से काट दोगे, एक तो संगठित है, टूटने के बाद परिवार बढ़ता ही है हमेशा, समझ रहे हो। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब ऐसा है ना, ये देखो, ये एक प्लॉट है, इसका मालिक एक ही है, ये 4 दीवारें ही हैं इसमें। अब 2 भाई अलग हो गए, तो ये बीचों बीच एक दीवार और आ गई, तो सरफेस एरिया तो बढ़ गया ना भाई, समझ पा रहे हो ना। वॉल्यूम तो उतनी है, टोटल एरिया उतना ही है, सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, दीवारें दीवारें सब कुछ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्या है, इन ए डेजर्ट एक्स एंड वाई आर 2 स्पॉट दैट आर सेपरेटेड बाय 100 किलोमीटर, एक्स एंड वाई आर 2 स्पॉट 100 किलोमीटर है। ठीक है, 100 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलूं तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 100 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे भाई, 1,00,000 मीटर होंगे। ठीक है, एट पॉइंट एक्स आर प्लेस 2 पिलर, 1 ब्लैक एंड 1 व्हाइट, एक ब्लैक पिलर एक व्हाइट पिलर along the line joining x and y, a white pillar is placed for every 180 meter and a black pillar is placed for every 350 meter. So how many times can one find black and white pillar together while traveling from x to y? तो कितनी बार दिखेंगे, जब इनका कॉमन वो दिखेगा। ठीक है, और कॉमन के लिए हमेशा क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 180 और 350 मीटर का एलसीएम ले लो, तो 180 मीटर और 350 मीटर का एलसीएम ले लो। ठीक है, ये हमेशा ऐसे समझ जाया करो कि एलसीएम कहां लेना है। वो कह रहा है कि वन कैन फाइंड ब्लैक एंड व्हाइट पिलर टुगेदर, मतलब कॉमन, कोई ऐसा नंबर जो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो दैट मीन्स एलसीएम लेना है। तो अगर इन दोनों का एलसीएम लूं, तो एलसीएम लेने का तरीका है बड़ा नंबर और छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर लो, 0 कटेगा नहीं किसी से भी, तो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 0 90 54, तो 6300 मीटर हो गया एलसीएम।
तो हर 63 मीटर 100 पे उसे इकट्ठा दिखेंगे। तो 1 लाख को अगर मैं डिवाइड करूं 6300 से, तो 20 से 20, और आगे 1000 को अगर मैं 63 से डिवाइड करूं तो ये 16 पॉइंट समथिंग आएगा भाई। ठीक है, 15 पॉइंट समथिंग आएगा आई थिंक। 1000 को 63 से डिवाइड करें तो ये पहले गया 1 से 63, तो ये आ गया 37 जीरो, ये 6 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 3 जा 5 6 30 31, तो ये बचा 55। बट आप सोच रहे होंगे सर आपने आंसर तो आप 16 लगा रहे हो, जो स्टार्टिंग वाला है एक ही जगह। आपने कभी देखा होगा ना वो घड़ी वाला सवाल देख लो कि 9 बजे बैल मैंने इकट्ठी बजाई, ये 3 बैल है, ये 10 सेकंड के बाद बजती है, ये 15 सेकंड के बाद, और ये 20 सेकंड के बाद, और 9 बजे एक बार इकट्ठी बजी थी, और उसके बाद ये हर 60 सेकंड के बाद इकट्ठी बजती रहेंगी। तो 9 बजे बजी तो अगली बार 9 बज के 1 मिनट पे बजेगी, तो एक ही मिनट के अंदर 2 बार बजगी, तो एक स्टार्टिंग वाला लीड करेगा। ठीक है, तो 15 + 1 तो 16 टाइम्स होगा ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो। पी क्यू आर एस टी एंड यू आर 6 फ्रेंड्स, ये 6 फ्रेंड हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर सफिशिएंट टू कंपेयर द हाइट ऑफ एस एंड टी। तो एस और टी की हाइट को कंपेयर करने के लिए कौन सा सफिशिएंट है? अब देखो पहली अगर मैं देखूं स्टेटमेंट, तो आर इज 6 प्लेसेस है ना, 1 2 3 4 5 6। आर इज शॉर्टर देन पी बट टोलर देन ऑल अदर फ्रेंड, टोलर देन अदर। तो आर इज शॉर्टर देन पी और बाकी इन सबसे टोल है, यही होगा भाई। तो इससे तो नहीं पता चल रहा है एस और टी में रिलेशन। फिर सेकंड देखो कि U इज टोलर देन Q बट शॉर्टर देन S, 1 2 3 4 5 6। U इज टोलर देन Q, U जो है वो टोलर देन Q है बट शॉर्टर देन S है, ऑल्दो Q इज नॉट द शॉर्टेस्ट अमंग द फ्रेंड, Q इज नॉट द शॉर्टेस्ट। अब ये तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएगी भाई, तो इससे भी नहीं पता चलेगा S और T के बीच का, क्योंकि ये एस यू क्यू और क्यू कह रहा है कि क्यू इज नॉट द शॉर्टेस्ट, तो ऐसे हो सकता है एस यू क्यू, ऐसे भी हो सकता है एस यहाँ हो, यू यहाँ हो, क्यू यहाँ हो, ऐसा भी हो सकता है एस यहाँ हो, यू यहाँ हो, क्यू यहाँ हो। तो अकेले इससे भी नहीं पता चलेगा। तो अगर मैं दोनों को कंबाइंड कर दूं, अब दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? 3 4 5 6, क्योंकि अगर पी यहाँ है आर यहाँ है, ये दोनों पोजीशन फिक्स है, तो एस और क्यू शॉर्टेस्ट नहीं है, तो दैट मीन्स यहां तो क्यू आएगा नहीं, तो फिर एस यू क्यू, तो यहां टी आएगा फिर। तो एस और टी के बीच में कितने पर्सन है? 2। तो दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड करके हम बता सकते हैं। तो 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट। ठीक है, क्लियर है भाई? चलो, ये मुश्किल सवाल नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं मुश्किल नहीं है, लेकिन आपकी थोड़ी सी इंगेजमेंट के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं। वैसे कोई तुक नहीं बनता है कि प्रीवियस ईयर पेपर सर आप होमवर्क दे रहे हो, कोई बात नहीं। ठीक है, आप कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर करूंगा सबका। आपको कमेंट करके बताना है कि इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग सोल्व कर पाएंगे, कितनों की चेतना साथ देती है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो आपको पक्का सोल्व करना है इसे, ठीक है, और कमेंट करके बताना है। चलो, आपको ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओए की तैयारी में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारे 3 कोर्सेज से जुड़ सकते हो। इन कोर्सेज से जुड़ने के लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन। या तीसरा तरीका भी है, मैं तीनों कोर्सेज में डिफरेंस भी आपको दिखा देता हूं क्या होगा, और आप कैसे तीसरे तरीके से जुड़ सकते हो। आपको सिंपली गूगल पे टाइप करना है edutap.in। ठीक है, क्या टाइप करना है? edutap.in। जब आप edutap.in टाइप करते हो गूगल पे, तो ये देखो ऐसे, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहां कोर्सेज के सेक्शन पे जाना, और जब आप कोर्सेज के सेक्शन पे जाओगे ये ईपीएफओ कोर्सेज दिखेगा। ये यहां पे आपको हमारे ये 3 कोर्सेज दिख जाएंगे, 3 से भी ज्यादा ही कोर्सेज दिख जाएंगे आपको। ठीक है, ये हमारा मास्टर कोर्स है। ठीक है, ये हमारा क्या है? मास्टर कोर्स है। इस मास्टर कोर्स में सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, कंसेप्ट क्लास होंगी, लाइव क्लास, कंसेप्ट नोट, चैप्टर वाइज टेस्ट, सोल्ड पीवाईक्यू, फुल लेंथ टेस्ट, सब कुछ है। फिर ये हमारा स्पेशल सब्जेक्ट वाला कोर्स है, इसमें सिर्फ 6 ही सब्जेक्ट होंगे, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, आईआर एंड लेबर लॉ, कंप्यूटर और ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। ठीक है, ये वाला सिर्फ इसमें इन सब की ये चीजें। फिर ये सिर्फ टेस्ट सीरीज है, और ये एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, तो आप इससे भी जुड़ सकते हो।
नो मोर पे जाके इनके बारे में ज़्यादा जानकारी ले लो और ये कोड यूज करके आप आराम से जब भी आप इस वीडियो को देखें, हो सकता है ये जो डिस्काउंट है ये ऊपर नीचे हो थोड़ा, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो, तो ये आज की वीडियो थी हमारी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे और इस पेपर का सॉल्यूशन देख के आपके मन में थोड़ा आएगा कि कॉन्फिडेंस भी आएगा कि डूएबल है, और दूसरा आप इसी लाइन और लेंथ पे प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है भाई, चलो, तो आज की इस वीडियो करते हैं एंड। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके द्वारा किया गया एक कमेंट हमें भी मोटिवेट करेगा, तो लाइक और शेयर तो करना ही है, कमेंट भी जरूर करिएगा। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।